जी मोहम्मद बिलाल क्लियर? मोहम्मद बिलाल, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो मोहम्मद बिलाल कहाँ चला गया है? मोहम्मद बिलाल, मैम उसका नेट इशू है। माय गॉड। अच्छा जी, अच्छा जी, हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो है वो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, लास्ट टाइम जो मैं आपको लैब के या ग्रॉस और माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन के बारे में बता रही थी, और मैंने आपसे एक टर्म यूज की थी जिसे मैंने कहा था FNA, फाइन नीडल एस्पायरेशन। याद है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सो दिस इज द पिक्चर। आपको ये स्लाइड विजिबल है? यस मैम। यस मैम। Okay, okay. This is fine needle aspiration cytology. ठीक है, FNAC stands for fine needle aspiration cytology. So here is the picture that is depicting how a needle is helpful for aspiration. ठीक है, तो ये जो टेक्निक है इससे आप ये सुपरफिशियल, पर्टिकुलरली सुपरफिशियल टिश्यूज जो हैं या लीजन्स जो हैं जहां से आपने सुपरफिशियली लेना हो तो आप ये यूज करते हैं। बट इन केस ऑफ डीपर टिश्यूज, ठीक है, तो आपकी ये चूंकि ये लॉन्ग नीडल होती है तो आप वहां से लेते हैं और कुछ सेल्स को आप एस्पायर कर लेते हैं, उसका स्लाइड पे स्मीयर बनाते हैं। स्मीयर बनाने के बाद यू हैव टू स्टेन दैट स्लाइड, राइट? मैम, आफ्टर स्टेन, जी जी मैम आपकी आवाज स्टार्ट हो रही है। ये उमर, ये जरा पंखा तो बंद कर दो शायद तो फैन की। हाँ जी, अब आ रही है बच्चों? यस जी मैम। क्लियर है अब आप लोगों को आवाज? यस मैम। यस मैम, ओके दोबारा से बता दें। ओके, अच्छा मैं ये आपको बता रही थी FNAC stands for fine needle aspiration cytology. So here is the picture that is representing or depicting how a needle is helpful for the aspiration of few cells, right? अब फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी के लिए जो आप ये नीडल यूज करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर सुपरफिशियल लीजन्स। ठीक है, अगर सुपरफिशियली आपने कोई भी लीजन है, कोई एबनॉर्मेलिटी है और वहां से आपने कुछ सेल्स को एस्पायर करना है, कुछ टिश्यू को एस्पायर करना है, तो ये आप नीडल के थ्रू एस्पायर करते हैं और फिर आप वो जो सेल्स आपने या एस्पायरेटरी फ्लूइड जो होता है उसको आप स्लाइड पे स्मीयर की फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं। After preparation of the smear, you have to stain that particular slide, right? And here is the picture that is showing different cells which you have taken during aspiration. Clear? फिर आप under microscope आप ये ऑब्जर्व करते हैं और यू हैव टू एनालाइज इधर दीज आर नॉर्मल सेल्स और कैंसरस सेल्स और एनीथिंग एबनॉर्मल that is present in that particular region or lesion. Okay? यस मैम। तो पर्टिकुलरली ये आप सुपरफिशियल के, लेकिन ये डीपर टिश्यू जो हैं, अगर डीपर पार्ट में फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी इंडिविजुअल की एब्डोमिनल कैविटी की बात करते हैं, अगर किडनीज जो हैं या लिवर जो है, अगर आप लिवर की बात करते हैं, ठीक है, तो लीवर में जो डीपर पार्ट्स होंगे तो उसके लिए लॉन्ग नीडल और थिन नीडल आप यूज करते हैं और पहले आप अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू आप
एबनॉर्मेलिटीज को फाइंड आउट करते हैं, लोकलाइज करते हैं, देन यू हैव टू फोकस दैट पर्टिकुलर रीजन फॉर एस्पायरेशन। ठीक है, सो इट कैन बी यूज्ड फॉर सुपरफिशियल एज वेल एज फॉर डीपर पार्ट। ठीक है, अच्छा जी, ये यहाँ पर है साइटोपैथोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल सेल्स प्राइमरीली एज ए मेथड टू डिटेक्ट malignant और कैंसर सेल्स। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, साइटोपैथोलॉजी पर्टिकुलरली आप क्यों यूज करते हैं, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सेल्स। अगर ग्रॉस एग्जामिनेशन में आपके कोई स्किन में, लिवर में, कोई किडनीज में अगर आप समझते हैं वहां पर कलर चेंज है या स्ट्रक्चर चेंज है, तो इसका मतलब है वहां पर कोई ना कोई तो डेफिनेटली एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट है, जिसके रिस्पॉन्स में उस पर्टिकुलर रीजन का कलर चेंज है या उसकी स्ट्रक्चर चेंज है। ठीक है, तो आप वहां से फिर वो एस्पायर करने के बाद, या अगर कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ हो, ठीक है, तो आप वहां से एस्पायर कर लेते हैं। एस्पायर करने के बाद आप उसकी स्लाइड प्रेपरेशन करते हैं। ठीक है, तो फिर स्लाइड के बाद, जिस तरह अभी मैंने आपको ये वाली स्लाइड दिखाई है, ठीक है, तो इसमें आप फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर आपने लिवर से टिश्यू लिया है तो क्या ये हिपेटोसाइट, सॉरी हाँ जी मैम गलती से इसका माइक्रोफोन ऑन हो गया था। ओके, तो क्या ये अगर आपने लिवर सैंपल वो लिया है, लिवर के सेल्स लिए हैं, तो आपने माइक्रोस्कोप के एग्जामिनेशन में आपने ये एनालाइज करना है, ईदर दीज आर नॉर्मल हिपेटोसाइट्स और समथिंग एबनॉर्मल इन द सेल्स। ठीक है, तो ये आप पर्टिकुलरली आप यूज करते हैं बिटवीन नॉर्मल एंड मैलिग्नेंट सेल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, ये जिस तरह मैंने अभी आपको ये बता दिया साइटोपैथोलॉजी। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है एक टेक्निक है, जिस तरह आपने हिस्टोलॉजी, यू नो इट इज अ साइंस और इट इज अ स्टडी दैट डील्स विद द ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अगर आप पर्टिकुलरली ये जो बोन्स हैं, स्कल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनकी आप बात करते हैं तो वो एनाटॉमी के अंदर आती है ग्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, but if you particularly define about histology, you know it is the microscopic studies of different body tissues, ठीक है, under normal condition। और हिस्टोपैथोलॉजी जो है उसमें क्या है, सेम वही चीज है हिस्टोलॉजी में, जस्ट एडिशनल फैक्टर जो है दैट इज पैथोलॉजी। उसमें आपने नॉर्मल लिवर पढ़ा है हिस्टोलॉजी में, नॉर्मल लंग की को स्टडी किया है, नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यूज को देखा है, नॉर्मल मसल्स देखे हैं, बट इन केस ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी जस्ट द डिफरेंस लाइज बिटवीन डिजीज्ड टिश्यूज। ठीक है, इसमें आप डिजीज्ड टिश्यू को स्टडी करते हैं, एबनॉर्मेलिटीज को स्टडी करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इसके जब अभी आपने डिजीज्ड टिश्यू को स्टडी करना है, तो डेफिनेटली जब आपने ये हिस्टोपैथोलॉजी करनी है या टिश्यू प्रोसेसिंग करनी है, जो आपने हिस्टोलॉजी में डिफरेंट स्लाइड्स देखी थी ना माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, तो वो कैसे स्लाइड बनाते हैं, उस टेक्निक का क्या नाम है, उसको आप क्या टर्म यूज करते हैं, दैट इज हिस्टोटेक्निक। हिस्टोटेक्निक, ठीक है, या आप सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं दैट इज टिश्यू प्रोसेसिंग। ठीक है, और सबसे पहले टिश्यू प्रोसेसिंग में, हिस्टोटेक्निक में, द फॉरमोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप एंड द फर्स्ट स्टेप इज टेकिंग सैंपल कलेक्शन। ठीक है, अब जब आपने सैंपल लेना है या सैंपल जो आप लेते हैं उसके डिफरेंट वेज हैं। फर्स्ट वन इज बायोप्सीज और दूसरा जो है ऑटोप्सीज है। ठीक है, बायोप्सीज क्या होता है कि आप लिविंग इंडिविजुअल से टिश्यू ले लेते हैं और उसको स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, जिस तरह अभी मैंने आपसे फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी के रेफरेंस से आपको बताया है। ठीक है, एक लिविंग इंडिविजुअल से। ऑटोप्सी क्या होता है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अगर आप एनिमल्स के पोस्टमार्टम की बात करते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज करते हैं, दैट इज नेक्रोप्सी, NECROPSY।
SY, नेक्रोप्सी। ठीक है, तो आपने जो भी सैंपल लेना है उसके बेसिकली दो वेज हैं, या तो आप लिविंग इंडिविजुअल से लेते हैं या डेड इंडिविजुअल से लेते हैं। ठीक है, तो जो बायोप्सी है वो आप लिविंग इंडिविजुअल से टिश्यू लेते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, और अटॉप्सी डेड टिश्यूज वो सॉरी डेड इंडिविजुअल से जब आप टिश्यू लेते हैं दैट इज अटॉप्सिस के थ्रू। ठीक है, और पर्टिकुलरली अगर आप वेटनरी साइड की बात करते हैं तो उसके लिए आप टर्म यूज करते हैं नेक्रोप्सी, because there are different terms towards medical side और veterinary side। ठीक है, अब जिस तरह ह्यूमन साइड पे आपने डेड बॉडी का पोस्टमार्टम जो है उसके लिए आप अटॉप्सी वर्ड यूज करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा या सुना होगा अटॉप्सी रिपोर्ट, दैट मीन्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ठीक है, तो अगर वेटनरी साइड पे दैट इज नेक्रोप्सी। अच्छा जी, अब इसमें जो टेक्निक है जिस तरह मैंने आपको बताया इसको आप हिस्टो टेक्निक कहते हैं। ठीक है, हिस्टो टेक्निक या टिश्यू प्रोसेसिंग। अब इस टिश्यू प्रोसेसिंग के मल्टीपल स्टेप्स हैं। ठीक है, कोई एक स्टेप नहीं है जो आपने ये टिश्यूज को एनालाइज किया था, ये कोई 1 घंटे या 2 घंटे में प्रिपेयर नहीं होती स्लाइड, इट टेक डेज। ठीक है, तो अब सबसे पहले जब आपने किसी भी वे से आपने लंग का सैंपल लिया है, वो आप बायोप्सी के थ्रू लिया हो या अटॉप्सी के थ्रू लिया हो। ठीक है, कोई भी सैंपल लिया है, कोई मसल्स नहीं है, कोई लिवर का सैंपल लिया है, लंग का लिया है, सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज फिक्सेशन। उस आपने टिश्यू को सबसे पहले ऐसे एनवायरनमेंट में आपने पुट ऑन करना है ताकि उसमें डिटीरियोरेशन ना हो सके, उसमें चेंजेस ना आ सके। आपने जिस कंडीशन में या जिस स्टेट में टिश्यू लिया है वो एज सच प्रिजर्व रहे, बिकॉज अगर ऑल्ट्रेशंस आ जाती हैं उस टिश्यू के अंदर, कोई भी चेंज डिवेलप हो जाती है, देन यू आर अनएबल टू डायग्नोज प्रॉपरली, बिकॉज वो ऑल्ट्रेशन से आप मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो जो ऑल्ट्रेशंस डिवेलप हो जाती हैं टेम्परेचर की बेस पे, पीएच की बेस पे, ठीक है, एक्सपोजर की बेस पे, इन सारी चीजों की वजह से अगर वो चेंजेस डिवेलप होती हैं देन यू विल बी अनएबल टू डिफरेंशिएट ईदर इट इज डिजीज्ड चेंज और इट इज एनवायरमेंटल चेंज। ठीक है, तो जब आपने टिश्यू लेना है सबसे पहले उसको आपने फिक्स कर देना है, फिक्सेशन कर देनी है उसकी, जिसको आप प्रेजर्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो आपकी जो फिक्सेशन करते हैं आप, ठीक है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल विच इज नोन एज फिक्सटिव। ठीक है, फिक्सटिव। प्रेजर्वेशन इसको आप कह सकते हैं, फिक्सेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव एजेंट जो होता है जिसे आप यूज करते हैं दैट इज नोन एज फिक्सटिव। ठीक है, अब आप फिक्सटिव को कैसे डिफाइन करते हैं? बेसिकली फिक्सटिव इज एन एजेंट दैट प्रिजर्व्स द सेल्स मोस्ट क्लोजली टू द ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, जिस स्टेट में, जिस ओरिजिनल फॉर्म में बॉडी में वो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो उसी स्टेट में उसको मेंटेन रखता है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो अब जो बेसिकली फिक्सटिव का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, हाउ इट हेल्प्स टू प्रिजर्व दैट पर्टिकुलर टिश्यू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ जो है इसका फिक्सटिव का जो आप यूज करते हैं दैट इज डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स। टिश्यूज के अंदर जो भी आपने टिश्यू लिया है उसको आपने फिक्सटिव में प्रिजर्व कर देना है। अब उस फिक्सटिव का मेजर जो पर्पस होता है वो बेसिकली ये होता है उस टिश्यू के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, उनको डीनेचर वो कर देता है। बिकॉज अगर वो डीनेचरेशन नहीं होगी तो प्रोटीन्स जो होती हैं वो कोएगुलेट कर जाती हैं, प्रोटीन्स जो होती हैं रिएक्शन शो कर देती हैं, ठीक है, जिससे ऑल्ट्रेशन डिवेलप हो जाती है उस टिश्यू के अंदर। क्लियर? तो अब क्वेश्चन आता है कि जी आपने फिक्सटिव कितना यूज करना है।
आपने कितना लेना है, जो आपने टिश्यू लिया है, ठीक है, जो भी आपने जितना भी टिश्यू लिया है, छोटा लिया बड़ा लिया, उसको कंप्लीटली डिप होना चाहिए उस फिक्स्टिव लिक्विड में। ठीक है, ये नहीं है कि आपने उसका लेवल जो है मिडल में रख दिया, ऊपर वाला पोर्शन ड्राई रहे और नीचे वाला डिप रहे। कंप्लीटली डिप होना चाहिए इन अ फिक्स्टिव और प्रिजर्वेटिव एजेंट। क्लियर? वैसे तो रिकमेंडेड, अगर आप हिस्टोपैथोलॉजी की बुक्स देखें, ठीक है, अगर आप ये देखें, यहाँ पर मैंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं, ठीक है, आप इन बुक्स को कंसल्ट कर सकते हैं। कल भी मैंने यही आपको बताई थी, रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी, ठीक है। तो ये लेबोरेटरी में, लाइब्रेरी में सॉरी, अगर अवेलेबल हो तो आप जब भी आए यहाँ पर यूनिवर्सिटी तो आप वहां से भी ले सकते हैं, अगर नहीं है तो यू कैन इजीली डाउनलोड इट। ठीक है, आप इसे डाउनलोड कर लें और आप इसे कंसल्ट कर सकते हैं फॉर थ्योरी एज वेल एज फॉर प्रैक्टिकल। ठीक है मैम, इसका 10th एडिशन यूज करना है? आपने तो 8th बताया था। 10th मींस लेटेस्ट है ये, ठीक है, तो आप पुराना भी यूज कर सकते हैं, जो मैम अवेलेबल है वो आप कर लें। ठीक है, हमारे पास 9th वाला है। ठीक है, जो है वो आप कर लें। ठीक है, अच्छा जी, अब जो फिक्स्टिव का मैं आपको बता रही थी, वैसे तो जो बुक्स में रिकमेंडेड इसका वॉल्यूम होता है वो ये होता है कि 10 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ टिश्यू। जितना टिश्यू का वॉल्यूम है 10 टाइम्स मोर वॉल्यूम होना चाहिए फिक्स्टिव का। ठीक है, और दूसरी बात, टिश्यूज जो आपने लेने हैं वो इतने ज्यादा बड़े साइज के नहीं होने चाहिए कि वो जो आप जिस लिक्विड में आप प्रिजर्व कर रही हैं, टिश्यू को पुट ऑन कर रही हैं, कि वो पेनिट्रेट ही ना कर सके। ठीक है, वो इतना थिक नहीं आपने लेना, आपने मॉडरेट साइज का लेना है, ना बहुत छोटा लेना है, ठीक है, और ना बहुत साइज में बड़ा लेना है। क्लियर? वैसे तो इसका जो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 75 मल्टीप्लाइड बाय 25 मिलीमीटर रिकमेंडेड साइज है। 75 मल्टीप्लाइड बाय 25 मिलीमीटर, लेकिन प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि जब आप टिश्यू ले रहे होते हैं तो आप डेफिनेटली मेजरमेंट तो नहीं करके वो लेते, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतना होना चाहिए, बिकॉज इसमें क्या होता है, वो जो आप फिक्स्टिव या प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे होते हैं वो पेनिट्रेट कर जाता है इंटरनल और इंटरनल पार्ट तक, ताकि पूरे टिश्यूज को प्रॉपरली वो फिक्स कर सके। अगर आप बहुत ज्यादा बड़ा टिश्यू ले लेंगे तो उससे क्या होता है, सुपरफिशियल लेयर्स तो वो फिक्स हो जाती हैं, लेकिन इंटरनल पार्ट जो है वो प्रॉपरली फिक्स नहीं होते। ठीक है, इंटरनल पार्ट प्रॉपरली फिक्स नहीं हो पाते बिकॉज फिक्स्टिव पेनिट्रेट नहीं करते। ठीक है, अच्छा जी, अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ऑफ द फिक्स्टिव। ठीक है, या उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, या उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। आप जो फिक्स्टिव यूज कर रहे हैं, व्हाट कुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव। हाँ जी, आपके माइंड में क्या चीज आ रही है? जी मैम, जो FNAC है ये हम सिर्फ लंग्स के लिए यूज करते हैं, लाइक अगर कोई प्लूरल एफ्यूजन नहीं, वगैरह है। लिवर के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है मैम, दूसरे और कौन से, मतलब कौन कौन सी डिजीजेस में ये हो सकता है? बेटे, मल्टीपल डिजीजेस में आप ले सकते हैं, कोई एक स्पेसिफिक डिजीज में नहीं है। ठीक है, अगर डीपर पार्ट है या सॉफ्ट टिश्यूज में कोई ट्यूमर है, कोई ग्रोथ है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज है, तो आप अल्ट्रासोनोग्राफी पहले करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी आपको क्या हेल्प करती है कि कोई एबनॉर्मेलिटी परसिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, अगर एबनॉर्मेलिटी है उसकी वो लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, लोकेशन फाइंड आउट करने के बाद फिर ये एस्पायरेशन की जाती है। ओके मैम। ठीक है, अच्छा जी, अब ये मैंने आपको फिक्स्टिव का बता दिया है। फिक्स्टिव के अब आप मुझे बताएं क्या मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है, व्हाई यू आर यूजिंग फिक्स्टिव। मैम, प्रोटीन्स को डीनेचर करना है। यस, प्रोटीन को डीनेचर करना है। क्यों करना है?
ताकि वो अपनी एक्टिविटी शो ना कर सके, कोई रिएक्शन परफॉर्म ना कर सके और कोएगुलेट ना हो सके। ताकि जो हम यस केमिकल्स यूज करें उसके एग्जैक्टली, साथ इसका रिएक्शन ना यस हो। बिल्कुल सही। ठीक है, इसका मेन जो फंक्शन है दैट इज टू प्रिवेंट ऑटोलिसिस। ठीक है, आपको पता है ना टिश्यूज में, कल भी मैंने आपको बताया था वो लाइसोसोम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो एंजाइम्स होते हैं, वो रप्चर कर जाते हैं, और वही जो एंजाइम्स होते हैं सेल की वॉल जब रप्चर करती है, ठीक है, लाइसोसोमल वॉल जो रप्चर करती है, एंजाइम्स रिलीज होते हैं और वो अपने ही सेल्स को डेड कर देते हैं, जिसे आप ऑटोलिसिस कहते हैं, सेल्फ डेथ, सेल्फ रप्चरिंग। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज टू प्रिवेंट द ऑटोलिसिस ऑफ टिश्यूज। ठीक है, तो ये इसका मेन टारगेट है। और इसकी जिस तरह मैंने आपको ये बताया दैट इज कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन जो भी टिश्यूज के अंदर या सेल्स के अंदर प्रेजेंट है उनको डीनेचर कर देता है ताकि वो इनएक्टिव हो जाए, रिएक्टिव ना रहे। अगर वो रिएक्टिव रहती हैं प्रोटीन्स या जो भी सेल्स के अंदर एंटाइटीज या कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो केमिकल के साथ मिलकर रिएक्टिव शो करेंगी और चेंजेस डेवलप हो जाएंगी, और प्रॉपरली आप डायग्नोज नहीं कर सकेंगे कि ये डिजीज के रिस्पॉन्स में चेंज आई थी सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर, या ये एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड चेंजेस है। ठीक है, और तीसरा इंपॉर्टेंट इसका फिक्सटिव का ये फंक्शन होता है कि ये स्टेनिंग रिएक्शंस को फैसिलिटेट करता है, बिकॉज इन नेक्स्ट स्टेप जब आप टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, इसके 5-6 स्टेप्स होते हैं, तो जब आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं लास्ट स्टेप जो होता है इसका स्टेनिंग होता है। तो स्टेनिंग जो है करने के लिए ये फैसिलिटेट करता है फिक्सटिव, टिश्यूज को इनर्ट कर देता है। इनर्ट करने के बाद वो उसमें ये एबिलिटी आ जाती है कि जब आप स्टेनिंग वाला स्टेप करते हैं तो उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो टिश्यू को स्टेन्स को पिक कर ले। ठीक है, और फिर अंडर माइक्रोस्कोप आप ऑब्जर्व करते हैं कि ये हीमाटॉक्सिन स्टेन्ड टिश्यू है, ये इओसिन स्टेन्ड टिश्यू है। क्लियर? और वैसे भी जो आइडियल फिक्सटिव है दैट शुड बी मच इफेक्टिव, ठीक है, और चीप होना चाहिए। ये नहीं है, बिकॉज आपको पता है जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है कि जो आप टिश्यू ले रहे हैं रिकमेंडेड जो है, अगर बुक्स पढ़ेंगे ना तो बुक्स में भी यही लिखा है कि 10 टाइम वॉल्यूम होना चाहिए इसका देन टिश्यूज। ठीक है, तो इसलिए जो भी आप फिक्सटिव चूज करें उसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ उसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो जो उसके एडवांटेजेस में मेन आता है वो यही होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, ठीक है, और इनर्ट इन नेचर होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई आप ऐसा फिक्सटिव चूज कर लें कि वो टिश्यू के साथ ही रिएक्शन शो करना शुरू कर दे। ठीक है, तो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज अगर टॉक्सिक होगा तो वो तो टिश्यूज को लाइज्ड कर देगा। ठीक है, तो इसलिए नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और फैसिलिटेट करना चाहिए कि बाकी जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं उसको ये फैसिलिटेशन में वो करें। ठीक है, तो ये था लिटिल बिट अबाउट फिक्सेशन कि आपने क्यों करनी है फिक्सेशन, आपका पर्पस क्या है। अच्छा, अब आती है बात टाइप्स ऑफ फिक्सटिव्स की। आपने अगर एक टिश्यू ले लिया है तो उसमें आपने फिक्सटिव, अब ये जो फिक्सटिव्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली इसको आप कैटेगराइज करते हैं इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, बेसिकली आप इसको 2 तरह से कैटेगराइज करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फिक्सटिव्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? What is the difference between primary and secondary fixative? पर्पस दोनों का सेम है, ठीक है, उसका भी वही पर्पस है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया प्राइमरी का, और सेकेंडरी के भी सेम वही पर्पस है जो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किए हैं। पर्पस दोनों के सेम है, जस्ट द डिफरेंस ये है कि जो प्राइमरी फिक्सटिव्स हैं उनमें जो फॉर्मलिन होती है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, फॉर्मलिन हम यूज करते हैं 10%। सॉरी,
स्लाइड्स मूव नहीं कर रही हैं आपकी। बेटे स्लाइड तो नहीं मैं अभी आपसे, मैं तो अभी वैसे ओरली डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है, इसमें कुछ भी ओके नहीं है, स्लाइड्स में कुछ भी नहीं है, अभी तो जस्ट यही है, ठीक है। ओके तो ये मैं आपसे वैसे जुबानी कलामी बात कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा तो यस मैम। ये मैं आपको बात, हाँ जी, ये मैं आपको बात बता रही थी कि जब आपने फिक्सटिव जब आप यूज करते हैं तो दो तरह से होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी फिक्सटिव्स वो होते हैं जिनमें 10% फॉर्मलिन इंक्लूडेड होती है, ठीक है। और सेकेंडरी फिक्सटिव्स वो वाले होते हैं जो आप पहले आप फॉर्मलिन में टिश्यू को फिक्स करते हैं, 3 से 4 घंटे तक फॉर्मलिन में फिक्स करते हैं, और फिर उसके बाद आप कोई भी ऐसा फ्लूइड एज ए फिक्सटिव यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। समझ आ गई है? प्राइमरी फिक्सटिव वो वाले फिक्सटिव हैं जिसमें सिर्फ एक स्टेप होता है, और वो स्टेप क्या होता है कि उसमें आप 10% फॉर्मलिन यूज करते हैं, और आपने टिश्यू लिया, टिश्यू में आपने 10% फॉर्मलिन में पुट कर दिया टिश्यू फॉर प्रेजर्वेशन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी फिक्सटिव, ठीक है। सेकेंडरी फिक्सटिव क्या होते हैं, पहले आपने सिंपल फॉर्मलिन जो है, ठीक है, उसमें 3-4 घंटे उसमें आपने टिश्यू को डिप करना है, और उसके बाद आप पर्टिकुलर फिक्सटिव आप यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हेलेज फ्लूइड, एक साइंटिस्ट था, ठीक है, हेलेज फ्लूइड, HELLY_S, Halley's fluid. This is the name of a fixative, secondary fixative. ठीक है, समझ आ गई है? यस मैम। ठीक है, हाँ जी। तो अब प्राइमरी फिक्सटिव की एग्जांपल क्या हो गई है, फॉर्मलिन, ठीक है, 10% जो आप यूज करते हैं, ओके। यस मैम। अच्छा, अब इसी तरह कुछ अगर फॉर्मलिन अवेलेबल है, वैसे तो फॉर्मलिन चीप है, इजीली अवेलेबल है, ठीक है, और आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ ऑल्टरनेट भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ऑल्टरनेट्स मतलब अगर फॉर्मलिन नहीं है, ज़ेंकर्स फ्लूइड, अगर आपको मैं बताऊं, ज़ेंकर्स फ्लूइड, ZENKER'(S), Zenker's fluid can also be used as a fixative, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह सेकेंडरी फिक्सटिव की मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, मर्क्यूरिक क्लोराइड, ठीक है। तो ये थे इसके टाइप ऑफ फिक्सटिव्स के बारे में जो मैंने आपसे डिस्कस किया, ठीक है। अच्छा, अब ये तो था फिक्सटिव जो है आपकी, जो अभी आपसे डिस्कस किया है, इट वाज ऑल अबाउट सॉफ्ट टिश्यूज, ठीक है, जिस तरह मसल्स हैं, लिवर है, लंग्स हैं, स्प्लीन है, किडनी है, जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज है। व्हाट अबाउट बोनी टिश्यूज, ठीक है। ये सॉफ्ट टिश्यूज के बारे में तो हमने कर लिया। क्या हम कोई अगर बोन की स्टडी करना चाह रहे हैं, बोन की स्लाइड आपने देखी थी हिस्टोलॉजी में? यस मैम। आपने देखी थी ना? तो वो बोन की आप कैसे करते हैं, उसमें आपने हेवर्जन सिस्टम पढ़ा होगा, हेवर्जन केनाल सिस्टम पढ़ा था ना? यस यस मैम। मैम। भूल गए हैं? भूल गए हैं? मैम पढ़ा था, कुछ कुछ याद है। कुछ कुछ याद है, चलें चलें, कुछ कुछ ये भी याद रखिएगा जो आज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, यस। अब व्हाट अबाउट बोनी टिश्यूज? बोनी टिश्यूज को जब आपने फिक्स करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपने फॉर्मलिन में उसको प्रिजर्व नहीं करना, वो तो इतनी हार्ड है, ठीक है। तो उसको आप जब नेक्स्ट स्टेप में कटिंग करते हैं, यू आर अनएबल टू कट दैट बोन थ्रू ब्लेड, ठीक है। तो उसके लिए बोनी टिश्यूज के, अब वो कार्टिलेज है या बोनी टिश्यू है, तो उसके लिए फिक्सेशन से पहले एक स्टेप होता है जिसको आप कहते हैं डीकैल्सिफिकेशन, ठीक है, डीकैल्सिफिकेशन। तो
डीकैल्सिफिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसके जरिए बोनी टिश्यूज को हम सॉफ्ट करते हैं, ठीक है। डीकैल्सिफिकेशन जो है बोनी टिश्यूज के लिए हम करते हैं, ठीक है, ताकि वो जो हार्ड टिश्यू है, जो बोन है, दे गेट सॉफ्टन्ड एंड देन प्रोसेस्ड फर्दर, ठीक है। तो अब ये डीकैल्सिफाइंग एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? नाइट्रिक एसिड, ठीक है बेटा। डीकैल्सिफिकेशन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन में क्या होता है, आप डिस्टिल वाटर लेते हैं 95 ml और उसमें आप 5 ml जो है नाइट्रिक एसिड ऐड कर देते हैं। दिस इज योर नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन फॉर डीकैल्सिफिकेशन। मैम डिस्टिल वाटर साथ में क्या? डिस्टिल वाटर 95 ml, ठीक है, और उसमें आप 5 ml जो है नाइट्रिक एसिड ऐड कर देते हैं। दिस इज योर नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। एंड दिस नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड एज डीकैल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है। अब आपने ये नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन भी प्रिपेयर कर लिया या ऑलरेडी अगर लैब में प्रिपेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, अब आपके पास बोन का टिश्यू है जो आपने स्टडी करना है, ठीक है। अब आपने ये इसमें नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन में डाल देना है और मिनिमम, ठीक है, 1 डे रिक्वायर्ड है, आपने 24 आवर मिनिमम, ठीक है। वैसे तो अगर आप इसकी ओवरऑल रेंज देखें, बुक्स में पढ़ें तो 1 to 5 days मेंशन है, ठीक है। 1 to 5 days are recommended to put the bony tissue for proper decalcification, ठीक है। आप 2 दिन रख दें डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है। तो 2 दिन रख दें, 3 दिन रख दें, 1 to 5 days are recommended, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद अगर एक ऑल्टरनेट जो है इसका, अगर नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, देन यू कैन यूज फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड भी सेम इसी तरह आप प्रिपेयर करेंगे जिस तरह आपने नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है। वैसे तो ये लैब्स में अवेलेबल होते हैं बट यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है। डिस्टिल वाटर आपने 100 ml ले लेना है, ठीक है। 100 ml डिस्टिल वाटर लेके आपने उसमें 5 से 10 ml तक आपने फॉर्मिक एसिड उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। अगर आप फॉर्मिक एसिड एज ए डीकैल्सिफाइंग एजेंट यूज कर रहे हैं, देन यू हैव टू पुट द बोनी टिश्यू फॉर 5 to 14 days फॉर प्रॉपर डीकैल्सिफिकेशन, ठीक है। फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन अगर आप यूज करें तो आपको 5 से लेके 14 दिन तक आपको वो टिश्यू में डिप करना चाहिए। अगर आप नाइट्रिक एसिड, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, तो उसके लिए आपको एज कंपेयर टू फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन आपको वो कम टाइम में रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फिक्सेशन प्रोसेस, फिक्स जो आपने करना है। और सॉलिड जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उसके लिए आपने जो टिश्यू लिया है वो आपने पोर कर दिया है आपने फिक्सटिव में, और आपको 24 आवर आपने जो है उसको इसमें रखना है फॉर्मलिन में, 10% फॉर्मलिन में, ठीक है। अगर आप उससे पहले करेंगे तो जो आप स्लाइड प्रिपेयर करेंगे दैट विल नॉट बी प्रॉपर स्लाइड, ठीक है। उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई ड्रॉबैक जरूर होंगे जो जब आप अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो 24 आवर जो है वो मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम है फॉर प्रॉपर फिक्सेशन। तो दिस वाज फर्स्ट स्टेप जो हमने क्लियर किया है आफ्टर ऑब्टेनिंग द स्पेसिमेन और सैंपल, फिक्सेशन। अच्छा जी, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा दैट इज, अच्छा इसके ये जो
स्लाइड आपको विजुलाइज्ड, आप विजुअल कर सकते हैं? विजिबल है आपको स्लाइड जो मैंने अभी मूव की है? यस मैम, एम्स ऑफ Yes, ma'am. फिक्सेशन। ओके, ठीक है, आप इसको भी जरा गो थ्रू हो जाए, ठीक है। इट शुड प्रिवेंट, इसमें से वैसे तो ज्यादातर मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी इसको एक दफा जरा रीड में कर देती हूँ, ताकि अगर आपको कोई स्टेप में कोई भी चीज क्लियर ना हो, यू कैन आस्क। इट शुड प्रिवेंट ऑटोलिसिस एंड प्यूट्रिफैक्शन ऑफ द सेल्स, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोलिसिस एंड प्यूट्रिफैक्शन? मैम जो ऑटोलिसिस है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन है सेल की, जो प्यूट्रिफिकेशन है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होगी। बैक्टीरियल अटैक, ठीक है। ऑटोलिसिस जो है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल, और जो प्यूट्रिफैक्शन है उसमें बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। इट शुड पेनिट्रेट इवनली एंड रैपिडली, जो आप फिक्सटिव यूज करें इवनली, उसे मींस एक्सटर्नल जो सर्फेसिस हैं टिश्यू की जो एक्सपोज्ड हैं विद केमिकल और फिक्सटिव, ठीक है, उसको, और इंटरनल जो टिश्यूज के पार्ट हैं वहां तक भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। और फिक्सटिव ऐसा होना चाहिए, इट शुड नॉट हार्डन द टिश्यू, इंक्रीज द ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी जब वो करेगा, ये पर्पस क्या है इसका कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्यों इंक्रीज करेगा? ये इसलिए इंक्रीज करेगा ताकि उसमें जो गैप्स हैं वो क्लियर हो जाए टिश्यूज में, ठीक है। शुड नॉट कॉज श्रिंकेज और स्वेलिंग ऑफ दी सेल्स, ऐसा इसमें जो केमिकल जो आप यूज करें उसकी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ना तो वो श्रिंक करे ना तो वो स्वेलिंग करे। बिकॉज जिस तरह लास्ट टाइम मैंने आपको थ्योरी की क्लास में स्वेलिंग ऑफ द सेल्स दिखाया था, ठीक है, तो अब जब आप वो स्लाइड देखेंगे उसमें स्वेलिंग हुई होगी तो आपको नहीं पता होगा कि ये डिजीज के रिस्पॉन्स में स्वेलिंग हुई है, नेक्रोसिस के रिस्पॉन्स में हुई है, या ये फिक्सटिव ने इसको किया है स्वेल सेल्स को, ठीक है। अच्छा जी, fixative should not react with the receptor sites and thus must not interfere with the staining procedures. इसका सिंपल मैं आपको एक वर्ड में बताती हूँ कि इसका जो है वो इनर्ट होना चाहिए, केमिकली रिएक्टिव नहीं होना चाहिए फिक्सटिव को, ठीक है। इट मस्ट बी चीप एंड इजीली अवेलेबल। अच्छा जी, नेक्स्ट आफ्टर फिक्सेशन, जब आपने 24 घंटे टिश्यूज को प्रॉपरली फिक्स कर दिया है, ठीक है, फिक्सेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज डिहाइड्रेशन, ठीक है। आफ्टर फिक्सेशन द नेक्स्ट स्टेप इज डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ द वाटर फ्रॉम द टिश्यू, ठीक है। एंड डिहाइड्रेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट अल्कोहल, ठीक है। आपने जो अल्कोहल है वो ग्रेडियंट अल्कोहल यूज करना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। उसकी जो असेंडिंग ऑर्डर में या ग्रेडियंट अल्कोहल हम क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब पहले आपने 70% में डिप करना है, फिर आपने 90% में डिप करना है, फिर आपने 100% 90% में 100% में, आप डायरेक्ट 100% में क्यों नहीं कर लेते, ठीक है। ग्रेडियंट या सीरीज वाइज आप क्यों अल्कोहल यूज करेंगे डिहाइड्रेशन पर्पस के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट 100% में पोर कर देंगे टिश्यू को, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो टिश्यू को डिस्टॉर्ट कर देगा, टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपने जब टिश्यू को, जो फॉर्मलिन फिक्स्ड टिश्यू है हमारा, उसको आपने लो परसेंटेज के साथ पहले एक्सपोजर देना है, ग्रेडियंट अल्कोहल यूज करनी है आपने इन द फॉर्म ऑफ हाई कंसंट्रेशन, असेंडिंग ऑर्डर में, लो टुवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, अच्छा जी, अब आपने जब ये डिहाइड्रेशन जब आप करते हैं तो इसका पर्पस क्या है कि जो आपने टिश्यू लिया था, ठीक है, ये बायोप्सी के थ्रू लिया हो, ऑटोप्सी के थ्रू लिया हो, तो डेफिनेटली हमारे टिश्यूज के सेल के अंदर फ्लूइड कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दो कि हमने फिक्सटिव में वो डाल दिया है उस टिश्यू को,
ठीक है, उसने प्रॉपरली फिक्स तो कर दिया टिश्यू को, लेकिन उसके अंदर फ्लूइड कंटेंट्स तो प्रेजेंट रहेंगे। फिक्स्ड में ये प्रॉपर्टी तो नहीं है कि वो फ्लूइड्स को भी वॉश आउट कर दे, ठीक है। तो जब तक फ्लूइड कंटेंट्स टिश्यूज के अंदर रहेंगे, इट हैज द चांसेस, ठीक है, इट हैज द एबिलिटी टू रिएक्ट विद समथिंग अदर, ठीक है। कोई भी केमिकल, कोई भी एक्सपोजर जब आप स्टेनिंग करेंगे, कोई भी करेंगे, तो वो जो फ्लूइड पोर्शन होता है, ठीक है, सबसे पहले तो वो ये फंगल ग्रोथ को इवोक करता है, ठीक है। तो फिक्सेशन के बाद आपका नेक्स्ट टारगेट भी होना चाहिए कि उस टिश्यूज के अंदर जो भी फ्लूइड पोर्शन है, जो भी फ्लूइड कंटेंट्स हैं, उसको रिमूव किया जाए। अदरवाइज वो बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ के लिए एक मीडियम के तौर पे एक्ट करेगा फ्लूइड पोर्शन जो, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें जो जिस तरह मैंने अब आपको बताया कि डिहाइड्रेशन जो है वो आपने करनी है विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल, और अल्कोहल भी आपने ग्रेडियंट अल्कोहल यूज करना है। अच्छा, अब अगर आपके पास अल्कोहल अवेलेबल नहीं है तो इसके कुछ ऑल्टरनेट्स भी होते हैं, ठीक है। आप वो एसीटोन यूज कर सकते हैं, ठीक है। एसीटोन भी यूज किया जा सकता है अगर अल्कोहल अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो अल्कोहल का भी अब आप इथाइल अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इथाइल अल्कोहल भी यूज करते हैं। और इसकी आपने ऑलरेडी भी पढ़ी होंगी, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लाइक इथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। लेकिन अल्कोहल होना चाहिए वो किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो, ठीक है, ओके। यस मैम। यस मैम। हाँ, अच्छा जी, ठीक है, बस अब आपका आज का इतना ही है। नेक्स्ट इंशाल्लाह डिहाइड्रेशन से ऑनवर्ड हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रैक्टिकल में इसके डिफरेंट स्टेप्स जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, एक दफा जस्ट गो थ्रू हो जाइएगा आज के लेक्चर से। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई एम्बिग्यूटी हो, वो आप राइट डाउन कर लें। नेक्स्ट प्रैक्टिकल से पहले फिर मैं आपसे वो पहले आपको क्लियर कर दूंगी और फिर हम ऑनवर्ड इसको मूव करेंगे, ठीक है। ओके मैम। यस मैम। ओके, ठीक है, थैंक यू बेटा, गुड लक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। ओके, गुड लक।